हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। टारगेट टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है, हम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके लिए हम प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं, डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025। और ये बैच आपके लिए एकदम फ्री है। इसमें आपके लिए क्लासेस और पीडीएफ है, नोट्स हैं, सब कुछ फ्री दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपनी आगे की क्लासेस में भी बताते आई हूँ। तो यहाँ पर हम अपनी क्लासेस का शेड्यूल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी का सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको हिंदी में जो जो आपका इम्पोर्टेंट सिलेबस है, जो आपके बीटीसी में आना ही आना है, वो मैंने आपको कराया है। तो प्लीज़ जो है आप हिंदी का सिलेबस ज़रूर देखें, इससे आपकी हिंदी की तैयारी जो पहले से ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं बाल विकास पेपर फर्स्ट। ठीक है, और इस क्लास की टाइमिंग होती है 5 बजे, जो हम अभी ले रहे हैं क्लास। ठीक है, तो इसके बाद जो आपको अगली जो सब्जेक्ट है वो अंजलि मैम पढ़ाएंगी। अंजलि मैम आपको संस्कृत और कंप्यूटर पढ़ाएंगी। तो संस्कृत की टाइमिंग होगी 4 बजे की। कितने बजे की? 4 बजे की होगी। और कंप्यूटर की क्लासेस जो टाइम होगा वो होगा 3 बजे का। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृत और कंप्यूटर का भी आपका सिलेबस बहुत अच्छे बेसिक से कराया जा रहा है, और संस्कृत का तो लगभग पूरा ही होने वाला है अब है। तो आप जो है ये क्लासेस भी ज़रूर देखें। इसके बाद सर आपको रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, और वो आपको 6 बजे की क्लासेस है उनकी। तो इसमें भी आप जुड़ना ना भूलें। ठीक है, वो एकदम से बेसिक से आपको मैथ कराएंगे, क्योंकि डीएलएड में आपको सब कुछ बेसिक से आता है। जो लगता तो देखने में बहुत बच्चों वाला है, लेकिन जब आप पेपर करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन मैं कैसे करूं। अगर आप कर भी आएंगे, अगर उसको गलत तरीके से करके आए हैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक से, तो जो है उसमें आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सर आपको जो है पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से हमें डीएलएड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे इस प्रशिक्षु बैच से, डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025 से जुड़े रहिए, और जहाँ से जहाँ लोगों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे इस प्रशिक्षु बैच का जो निःशुल्क है इसका जो है फ़ायदा ले सकें और अपने डीएलएड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। ठीक है, आपको क्लासेस कैसी लगती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूला करें, और जो ज़रूर किया करें क्लासेस को, और जो है शेयर भी कर लिया करें कभी कभी। ठीक है, तो क्लास कैसी लगती हैं ये भी बताया करें हमें। तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारा नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो जैसे कि हम क्लासेस में कर ही रहे थे, हम जो है व्यक्तित्व हमने इससे पहले वाली क्लास में किया था। व्यक्तित्व का अर्थ हमने जाना था, उसकी जो है परिभाषा हमने देखी थी, और व्यक्तित्व के बारे में भी हम फुल जो है डिटेल ले चुके थे। ठीक है, तो अब जो है हम एक बार हम फिर से अपना वो देखते हैं कि मैं आपको पढ़ा के आ रही हूँ। तो यहाँ पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका जो है सब्जेक्ट का नाम है, और इसे हम ईडियो फर्स्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ईडियो फर्स्ट है, और ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा। तो सबसे पहले जो है इसी का पेपर होगा, और ये पेपर आपका होगा 50 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का? 50 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपको जैसे कि पता ही है कि 2 पेपर आप जो ईडियो फर्स्ट है और सेकंड है, ये 50 नंबर का होगा, और एसएसटी का आपका 50 नंबर का होगा। बाकी सारे जो पेपर्स हैं आपके 25-25 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा मार्क्स का पेपर है, इसीलिए हम जो है अपने ज़्यादा मार्क्स वाले पेपर को कंप्लीट करेंगे जल्दी से, इसलिए ताकि हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं, आप उनको ध्यान से देखें। ठीक है, और जो है सब जो हम करा रहे हैं उसको रिवाइज भी करते रहें, नोट्स बनाएं। इससे क्या होगा, आप जो है अपने सीटेट की भी तैयारी करते रहेंगे, कि जब जो सीटेट आएगा तो उसमें आप जो है भर भी सकते हैं। ठीक है, तो आप सीटेट भी तभी भर पाएंगे जब आपका डीएलएड जो है जो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आपकी बहुत ही हेल्पफुली चीज़ें बता दी हैं आपके लिए।
आपके एग्जाम से रिलेटिव। तो यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, हमारा जो है फर्स्ट ही यूनिट चल रहा है बाल विकास। अब बाल विकास में हम करेंगे व्यक्तित्व का समायोजन, तो एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनालिटी, कि हम अपनी पर्सनालिटी में क्या है कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको जो है सिलेबस से रिलेटिव आपका है, इसलिए मैं ये आपको लेके आई हूँ। वैसे तो मैं आपका व्यक्तित्व वाला था पूरा, अगर चाहती तो मैं एक ही क्लास में कंप्लीट कर सकती थी, जो मैंने इससे पहले वाली क्लास ली है, तो उसको आप ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपको बाकायदा बहुत अच्छे से बताया, सारी विधियां बताई हैं, सारी लक्षण बताए हैं कि व्यक्तित्व के किस तरीके से व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो अर्थ और परिभाषा भी हमने वहाँ पर अच्छे से की है। तो आज हम इसका समायोजन करेंगे कि कैसे एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो व्यक्तित्व का समायोजन, तो एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अंत समय तक समाज में ही रहना चाहता है, वह अंत समय तक समाज में ही रहना चाहता है। वह उसी समय अधिक प्रसन्न दिखाई देता है जब वह स्वयं की रुचि, पसंद और अभिवृत्तियों वाले समूहों को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जैसे हम कभी, आपने देखा होगा, हम ज़्यादातर खुश तभी होते हैं जब हमारा ग्रुप जो होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, हम जिस मतलब कि जिस जगह रह रहे हैं वहाँ का आसपास का एरिया बहुत अच्छा है, और जो है हमारा उसमें क्या है रुचि है, तो हम उससे पसंद भी कर रहे हैं अपने समूह को। ठीक है, तो हम यहाँ पर बहुत ही खुश होते हैं। ऐसे आपने देखा ही होगा, आपका कॉलेज ग्रुप होता है तो उसमें आप कितने खुश रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह देखते हैं, इस व्यवहारिक गतिशीलता का ही नाम क्या है, समायोजन है। तो उस ग्रुप में रहने के लिए आपको क्या है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ऐसा थोड़ा ना है कि जो दूसरा आपका फ्रेंड है वो किसी और तरीके का, आप किसी और तरीके के है, तो जो है कि आप अगर एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम आप साथ में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट जो है हमारी पर्सनालिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका एक अलग ही रोल होता है। तो जब व्यक्ति अप्रसन्न दिखाई देता है तो यह उसके व्यवहार का कुसमायोजन होता है। ठीक है, क्या होता है, कुसमायोजन होता है। आपने देखा होगा, जो आपके क्लास में ही पहले जब आप 12th में या 10th में पढ़ते होंगे तब आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, वो क्या हमेशा अप्रसन्न रहते हैं। ठीक है, और उखड़े उखड़े से रहते हैं, तो वो क्या है एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उनके अंदर जो है कुसमायोजन होता है। सही है, उनका व्यवहार में। तो आगे चलते हैं, अब हम जो है जो समायोजन का अर्थ देखेंगे। तो मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट, मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको समझा पा रही हूँ अच्छे से, आपको समझ में आ रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, और जो है मैं अगली क्लास में और अच्छी तरीके से और नई एनर्जी के साथ आपके साथ आपकी क्लास में आऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका अर्थ क्या है। जब व्यक्ति गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मपुष्टि के लिए करता है तो इसे समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो जब व्यक्ति गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मपुष्टि के लिए करता है तो इसे क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ठीक है, तो हम अपनी आत्मपुष्टि के लिए, हम अपने स्वयं के लिए जो चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, समायोजन की प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर राइटर के अनुसार देखेंगे, तो गेट्स एंड अन्य के अनुसार, तो गेट्स और अन्य के अनुसार देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इसमें कहा गया है समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच क्या है, संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर वातावरण में हमें रहना है उसके अनुसार तो हमें ढलना भी पड़ेगा। ठीक है, तभी हम क्या है उसमें संतुलन बना पाएंगे, अपने लोगों के साथ संबंध बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम अच्छे संबंध किसी के साथ नहीं बना पाएंगे, ठीक है, या समाज में जो है सबसे मिलजुल के नहीं रह पाएंगे, तो हम वहाँ पर एडजस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट की प्रक्रिया तभी हो सकती है जब क्या है
हम जो है अपने वातावरण में जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। अगर हम अकड़े रहेंगे, अपनी जिद पे अड़े रहेंगे, दूसरों की नहीं सुनेंगे, तो दूसरों से मिलके नहीं चलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या है अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनालिटी में क्या है एडजस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि व्यक्ति स्वयं विकास के लिए प्रेरकों की सहायता से जो है परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है, ठीक है। जब हमें कोई सहयोग देता है तभी हम क्या है किसी चीज़ पे विजय प्राप्त कर पाते हैं। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, मान लो तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हमारे घर वाले हमारा सहयोग नहीं करेंगे, हमारे जो दोस्त हैं और भी रिलेटिव्स हैं वो सहयोग नहीं करेंगे, तो हम जो है एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, और जो हम जिसके लिए हमने लक्ष्य निर्धारित किया है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो है एडजस्टमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है, इसकी एक अलग ही महत्वता है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे समायोजन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, कि किन किन मेथड के द्वारा जो है समायोजन हो सकता है। तो समायोजन को प्रभावित करने में निराशा, मानसिक संघर्ष और तनाव प्रमुख कारक होते हैं। क्या क्या होते हैं जो प्रभावित, कौन कौन सा कारक करता है समायोजन को? तो निराशा, मानसिक संघर्ष, तनाव, इसके क्या होते हैं प्रमुख कारण होते हैं। ये तीनों अपने दुष्प्रभावों के कारण व्यक्ति को कुसमायोजित व्यवहार करने को क्या कर देते हैं, बाधित कर देते हैं। जैसे निराशा, अगर व्यक्ति कोई व्यक्ति है, तो आप मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो अपने जीवन से जो बहुत ही निराश है, ठीक है, बहुत ही निराश रहता है, इससे क्या होगा उसके अंदर क्या है, उसमें तनाव रहेगा, ठीक है, और वो परेशान रहेगा हमेशा। ऐसे में वो है किसी के साथ जो है एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। किसी के साथ अगर मान लो आपके साथ वो रह भी रहा है, तो क्या है बार बार आप पे गुस्सा करेगा, ठीक है, आपसे चिढ़ेगा, ठीक है, तो आपकी जो आप अच्छी तरीके से रह रहे हैं, इससे भी वो चिढ़ेगा कि अरे मेरी लाइफ में तो हमेशा प्रॉब्लम रहती है और ये तो बहुत ही खुश रहता है, हमेशा जो है हंसता मुस्कुराता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं वो जो है अपने व्यवहार के अंदर क्या है कुसमायोजित जो है व्यवहार जो है उनका रहता है, और ये उनको प्रभावित भी करता है। अतः इन तीनों पर विजय प्राप्त करना ही व्यक्ति को क्या है समायोजित करना हो जाता है, ठीक है। तो और इसकी जो विधियां हैं, ये जो हैं प्रविधियां निम्नलिखित हैं। तो इसमें पहली क्या है, इसमें है प्रत्यक्ष विधि है। पहली क्या है इसमें, प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि के बारे में पहले हम जानेंगे, और भी इसकी 4 विधियां हैं, तो उनके बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो जब व्यक्ति चेतनावस्था में रहकर समायोजन की स्थापित करने के लिए प्रयत्न करता है, तो वे प्रयत्न प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत माने जाते हैं, ठीक है। इन उपयोगों को लागू करने में वह अपने विवेक, तर्क शक्ति, बौद्धिक क्षमता आदि का क्या लेता है, सहारा लेता है। इन विधियों का प्रयोग विशेष रूप से समायोजन की किसी विशेष समस्या के स्थायी समाधान के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो प्रत्यक्ष विधि होती है, तो इसका यूज हम किसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए करते हैं कि उसका समाधान हो ही जाए, और इसके लिए हम अपने जो है विवेक, तर्क शक्ति और बौद्धिक क्षमता का सहारा लेते हैं, ठीक है। इसके द्वारा जो है हम प्रत्यक्ष विधि का जो डायरेक्ट मेथड है वो अपनाते हैं और अपनी समस्या का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इन उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित विधियां हैं, और इन जो प्रविधियां हैं इनके अंदर जो प्रत्यक्ष विधि हमने जानी है अभी, इसके अंदर भी कुछ विधियां हैं। तो इसमें पहली विधि क्या होगी, बाधाओं का समाधान। तो बाधाओं का समाधान करेंगे, किस तरीके से करते हैं देखते हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने का क्या है, चेतनात्मक प्रयत्न करते हैं आदि। यदि इस प्रकार से बाधा समाप्त हो जाती है
तो उनका मानसिक तनाव भी समाप्त हो जाता है। तो आपने जैसे कि देखा होगा, जब हमारे अंदर जो कुछ तनाव होता है, कोई हम मानसिक प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अगर उसका समाधान हो जाता है, अगर हम उस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे आप एक एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि पेपर मान लीजिए, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपको एग्ज़ाम से पहले कितना तनाव होता है, कितनी आपको टेंशन होती है, तो जब आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं तब क्या होता है, आपका मानसिक तनाव भी समाप्त हो जाता है। तो क्या हुआ, हमारे एग्ज़ाम भी हो गए, ठीक है। तो जो है पहले हमें एग्ज़ाम की टेंशन थी कि किस तरीके से एग्ज़ाम आएगा, हम कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इसका तनाव होता है। जब आपके पेपर हो जाते हैं तो एकदम से आप रिलैक्स फील करते हैं। आपने ऐसा महसूस भी किया होगा, है ना, कि आप एकदम से रिलैक्स महसूस करते हैं। तो क्या होता है, यही हमारा जो तनाव है ये समाप्त हो जाता है। तो इस चेतनात्मक प्रयत्नों के अंतर्गत अभ्यास और लगन महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब जाहिर सी बात है, जब हमारा एग्ज़ाम हो रहा है तो हम बहुत लगन से पढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे अपने जो पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो ये तभी संभव होगा, इस समस्या का समाधान तभी हो पाएगा जब हम अपना पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, दे लेते हैं, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो बाधाओं का समाधान, तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से समझ सकते थे। अब सेकंड है अन्य मार्ग खोजना। अब हम अन्य मार्ग खोजेंगे तो इसमें क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों की पूर्ति में उत्पन्न विभिन्न बाधाओं को किसी कारणवश दूर नहीं कर पाता, तो किसी अन्य मार्ग या हल को खोजना पड़ता है। इस प्रकार उसका मानसिक तनाव क्या होता है, कम हो जाता है और वह समायोजन स्थापित कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पेपर के लिए, आप डीएलएड के लिए मान लीजिए कि आप डीएलएड के लिए तैयारी कर रहे हैं पेपर्स की, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं आपके लिए, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से तैयारी करूँ, क्या करूँ, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप खोज करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, टारगेट एग्जाम ओनली। तो आप क्या करेंगे, उसको खोलेंगे, उसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसमें आपको सारी चीज़ें प्रॉपर मिल जाएंगी, सब आपको गाइडलाइन देने वाले टीचर मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपको जो है तैयारी करनी है। इससे क्या होगा, आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा और वह समायोजन स्थापित कर लेते हैं। और क्या है, आप अपनी पढ़ाई में क्या है एडजस्टमेंट कर लेंगे कि किस तरीके से अब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जो है ये भी आपका एक अन्य मार्ग हो जाएगा, सही है। अब हम आगे चलते हैं। ऐसे ही आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और जो है लाइक भी कर सकते हैं आप अगर आप चाहें तो, और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपका फ्रेंड है, बहुत ही जिगरी दोस्त है, उसके लिए शेयर कर दीजिए, उसके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम थर्ड देखते हैं, इसमें है उद्देश्य में परिवर्तन, तो चेंज इन एम्स, ठीक है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता है और ना उत्पन्न बाधाओं पर विजय प्राप्त कर पाता है, तो वह उन उद्देश्यों को त्याग कर समानांतर उद्देश्य को ग्रहण कर लेता है। अब इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगी, इसमें बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने बीएड करा है, ठीक है। अब बीएड किया है, अब बीएड करने से आपका जो है उद्देश्य है कि आप टीचर बनेंगे। अब इसके लिए क्या है, सरकार की तरफ से बाधा उत्पन्न हो गई है कि अब बीएड वाले प्राइमरी में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो बाधा उत्पन्न हो गई है, तो अब आपने क्या सोचा है, चलो अब बीएड से तो टीचिंग लाइन में हम नहीं जा पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम पीटीसी करने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो बाधा है उसको हमने समाप्त कर दिया। जो टीचर बनने की बाधा आ रही थी कि नहीं केवल बीएड वाले टीचर बन सकते प्राइमरी में, तो अब हम बीटीसी भी करने लगे, तो हमारी बीटीसी भी हो गई। इससे क्या हो गया, हमारे उद्देश्यों जो हमने पहले तय किया था उस वजह से हमें विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो है हमें निराशा हाथ लग रही थी, तो उसको हम त्याग कर क्या करेंगे, नई चीज़ को ग्रहण कर लेंगे। नए कोर्स को आपने ग्रहण कर लिया, तो यहाँ से हमने क्या उद्देश्य में परिवर्तन कर लिया अपने, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। तो अगला देखते हैं फोर्थ, विश्लेषण एवं निर्णय, तो एनालिसिस एंड डिसीजंस। तो जब मनुष्य परिस्थितियों से घिर जाता है तो वह मानसिक संतुलन खो बैठता है, ठीक है। जब हमारे तरफ बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, पढ़ाई की प्रॉब्लम, लोगों की ताने कि अरे अभी तक नौकरी नहीं लग रही है, घर वालों के ताने कि कब तक हम आपका साथ देंगे, जो है कब तक आपको पढ़ाएंगे, नौकरी नहीं लग रही है। तो ये क्या होती है, हमारी मनुष्य के हमारे अंदर जो है हम खुद को ही लेते हैं, किसी और को नहीं लेते हैं। इसको हम खुद को एग्जाम्पल मानकर सोचेंगे तब हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इन परिस्थितियों में हम घिरे होते हैं। इससे क्या होता है, कभी कभी
मैंने कुछ लोगों को देखा है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है कि मान लो बहुत टाइम से वो तैयारी करते आ रहे हैं और क्या है उनकी नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है, वो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और लोगों के भी ताने सुनना है, घर वालों के भी सुनना है, तो इससे क्या होता है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, ठीक है। ऐसे में आपको एग्जाम्पल देखती हूँ। जब मैंने पीटीसी की थी, ठीक है, तो वहाँ पर एक मेरे साथ में जो दीदी थी वो मैरिड थी, उनके लिए जो बीटीसी का इतना उन्होंने लोड ले लिया कि वो डिप्रेशन में चली गई और उनका मानसिक संतुलन भी बेकार हो गया, ठीक है। वो इतनी बुरी तरीके से बीमार हो गई कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में जो है ट्रीटमेंट कराना पड़ा। तो इस तरीके से जब हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिर जाते हैं तो हमारा मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, ठीक है। तो उसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई उपाय खोजना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर क्या था, उन्होंने जो है जो व्यक्ति हार मान जाते हैं वो अपना जल्दी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, ठीक है। तो हमें जो है अपने लक्ष्य को जब तक हम प्राप्त ना कर लें हमें हार नहीं माननी चाहिए, तब तक हमें क्या है उसके लिए उपाय खोजते रहना चाहिए। तो यह रास्ता परिस्थिति का सही विश्लेषण और उचित निर्णय करने पर भी क्या है निर्भर होता है, ठीक है। अगर आपको जो है अच्छे से निर्णय आप नहीं लेंगे तो इससे जो है आपको बहुत जो है आपको इस मानसिक जो समस्या है इसका सामना करना पड़ेगा। तो जो है आप खुद को इतना स्ट्रांग बनाइए कि जो है आप किसी भी समस्या से निकल पाएँ और उससे निकलने के जो है नए नए तरीके खोज पाएँ, ठीक है। और क्या है और अपने निर्णय खुद ले पाएँ, आत्मनिर्भर बन पाएँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप मैं आपको समझाने में सफल रही होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद सेकंड विधि क्या है, अप्रत्यक्ष विधि। इससे पहले हमने प्रत्यक्ष विधि के बारे में जाना, अब हम जानेंगे अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड। तो मानसिक सामान्यता को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अचेतन क्रियाओं की भी सहायता लेनी पड़ती है। अतः अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें वह अचेतन रूप से अपनाता है। तनावपूर्ण परिस्थिति और दुख से बचने के लिए अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम अपने तनाव से उस परिस्थिति से निकलना चाहते हैं, उस दुख से बचना चाहते हैं, तो हमें जो अप्रत्यक्ष उपाय हैं वो भी करने पड़ेंगे और उसका मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जो हम अप्रत्यक्ष जो तरीके अपनाते हैं उसे हम मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा करती हैं तथा उनका बचाव उस समय करती हैं जब वह निराशा के कारण चिंताग्रस्त होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे अप्रत्यक्ष विधि में और कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड के और सब मेथड्स भी हैं। तो इसमें है शोध, क्या करेंगे, शोध करेंगे। तो शोध अचेतन मन की वह मानसिक प्रक्रिया है, शोध अचेतन मन की वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंदर व्यक्ति की मूल संवेगात्मक शक्ति, आवश्यकताएं आदि को कृत्रिम पक्ष की ओर जो है मोड़ दिया जाता है, जिससे समाज की स्वीकृति प्राप्त हो, ठीक है। क्या है, जिसके अंदर व्यक्ति के मूल संवेगात्मक शक्ति, उसकी संवेगात्मक शक्ति, उसकी आवश्यकताएं और कृत्रिम पक्ष की ओर से क्या है एक मोड़ दिया जाता है। इससे समाज की क्या होती है, जिससे समाज की स्वीकृति प्राप्त है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह। इसके बाद अगला है पृथक्करण। क्या है, पृथक्करण। दुख या कष्ट आने पर व्यक्ति स्वयं को इससे अलग कर देता है। ऐसे व्यवहार को पलायनवादी व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। ये व्यवहार समाज विरोधी होते हैं। क्या होते हैं, ये व्यवहार जो होता है समाज विरोधी होता है। जैसे पृथक्करण, मान लीजिए हमें बहुत दुख संकट है, ठीक है, बहुत ही हम चिंताग्रस्त हैं, तो यहाँ पर हम क्या हैं, हार मान के अगर हम कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, ये पलायनवादी व्यवहार हो जाता है हमारा, ठीक है, कि हम केवल यहाँ पर अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और हम अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे हैं, समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसा कदम उठा भी लेंगे तो इससे जो है समाज क्या कहेगा, हमारी फैमिली का क्या हाल होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पृथक्करण, इसको हमें क्या है, इसको नहीं करना है, ठीक है, तो हमें डटे रहना है। अब थर्ड इसमें देखते हैं। थर्ड इसमें है प्रतिगामन। क्या है,
प्रतिगमन। तो प्रतिगमन की युक्ति तब देखने में आती है जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण व्यवहार में प्रारंभिक रूपों को वापस ले जाता है। ठीक है, क्या करता है? प्रारंभिक रूपों को क्या है? वापस ले जाता है। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं इसमें, और इसमें है तदात्म्य। क्या है? तो तदात्म्य का तात्पर्य है दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण करना। ठीक है, तो तदात्म्य का यह अर्थ है कि जो दूसरे व्यक्ति के गुण हैं, मतलब किसी व्यक्ति के बहुत अच्छे गुण हैं, तो हम उसको देख के हम उसके गुण को ग्रहण कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज़ को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो जब व्यक्ति संसार में अपने महत्व को समझ लेता है तो सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने महत्व को समझना चाहिए कि इस जो हमारा जीवन हमें मिला है उसका महत्व क्या है। ठीक है, हमारे अपनों के लिए महत्व क्या है, या हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए महत्व क्या है हमारे, ठीक है, और हमारे लिए इसका महत्व क्या है। तो हम क्या करते हैं? सीखने की कोशिश करते हैं, और जो दूसरा व्यक्ति है उसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, उनको ग्रहण करने में क्या है? उनको ग्रहण करने के प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला है 5th निर्भरता। क्या है? निर्भरता। तो जब व्यक्ति किसी कार्य में सभी प्रयत्नों के बावजूद असफलता प्राप्त करता है तो वह स्वयं ही समस्या को किसी योग्य व्यक्ति को सौंप देता है और उसके निर्देशों का पालन करके जीवन व्यतीत करने में लगता है। ठीक है, जब हम हमें कुछ रास्ता समझ में नहीं आता है, किसी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है, तो हम किसी से क्या है? सलाह लेते हैं। ठीक है, या अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने परिवार के ऊपर अगर कोई हम पे समस्या आ रही है तो हम उन्हें बताएंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, तो अपनी प्रॉब्लम को उनके ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, कि अगर मान लो कोई पैसे की प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप क्या कहेंगे? अपनी फैमिली वालों से कहेंगे, तो फैमिली वाले क्या कहेंगे? अरे आप चिंता नहीं करो, आप पढ़ो, पैसों की दिक्कत जो प्रॉब्लम है वो तो हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या किया? हमने अपनी प्रॉब्लम्स को, समस्या को दूसरों को सौंप दिया, और उनको निर्देशों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ठीक है, तो हम अपनी पढ़ाई को दोबारा वैसे ही जारी करने लगे। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई तनाव नहीं लिया, कोई बड़ी हमें मानसिक समस्या नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हम दूसरों पे निर्भर रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, या अपने व्यक्तित्व में एडजस्टमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे साथ क्लास में टाइम से जुड़ सकें। अब आगे देखते हैं। इसके बाद है युक्तिकरण। क्या है? युक्तिकरण। इस युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरक को दोषी ठहरा देता है। ठीक है, इस प्रकार व्यक्ति की क्षमता का कोई दोष नहीं माना जाता है। व्यक्ति की क्षमता का कोई दोष नहीं माना जाता है, बल्कि दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम खुद को लेके ही एग्जाम्पल देंगे, इससे क्या है आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप मान लो जो कि किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, तो मान लो आपने आज टारगेट बनाया है कि मैं इतने 5 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, या 4 घंटे पढ़ूंगा, और बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, जैसे आप किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? अरे किसी फैमिली में अगर आपको कोई काम बता दिया जाता है, इस चक्कर में भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? अरे आपने मुझे ये काम बता दिया इसलिए मैं 5 घंटे नहीं पढ़ पाया। मतलब दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहेंगे, मतलब फैमिली के ऊपर दोषारोपण करते रहेंगे। लेकिन अगले दिन जब आप 5 घंटे का जो अपना टारगेट पढ़ाई का बना रहे हैं, और तब आप बैठ के उस पढ़ाई के टाइम में शॉर्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट्स देख रहे हैं, मान लिए ये सभी काम करते हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ठीक है, तो उस पर शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो टाइम बर्बाद हो रहा है, आप उस टाइम को अपनी गलती को क्या है छिपाते हैं, उस गलती को नहीं मानते हैं। लेकिन अगर कोई फैमिली में कोई कार्य बता देगा तो उसके ऊपर दोषारोपण करेंगे कि आपके चक्कर में मैं 5 घंटे नहीं पढ़ पाया, कि मैं आज पूरे दिन नहीं पढ़ पाया। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं? दोषारोपण करते हैं दूसरों के ऊपर। अगला देखते हैं दमन। क्या है? दमन। तो कुछ व्यक्ति चिंता को समाप्त करने के लिए दमन का प्रयोग करते हैं
और इससे छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रक्षेपण। क्या है? प्रक्षेपण। तो प्रक्षेपण का कार्य चिंताजनक संवेगों से क्या है? चिंताजनक आवेगों से रक्षा करता है। इस युक्ति के अंतर्गत किसी अन्य प्रेरकों को थोपकर संघर्ष के स्रोत को छिपा लिया जाता है। क्या है? छिपा लिया जाता है। प्रेरक, किसी अन्य प्रेरक को थोपकर जो है हम संघर्ष के स्रोत को क्या है? छिपा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है जो हमारे व्यक्तित्व में समायोजन होता है उसकी हमने विधियां जाननी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद थर्ड विधि है क्षतिपूरक विधि। क्या है? क्षतिपूरक विधि। अब इस विधि के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम दो विधि कर चुके हैं, एक प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के भी हमने कुछ विधियां देख ली उसके अंदर जो भी थी, और अप्रत्यक्ष के अंदर जो विधियां आती थी हमने वो भी देख ली। अब हम देखेंगे क्षतिपूरक विधि। तो क्षतिपूरक विधि क्या है? यह प्राकृतिक नियम है। क्या है? प्राकृतिक नियम है कि वह मनुष्य को किसी क्षेत्र में सफल और किसी में क्या है? असफल बनाती है। जैसे कि मान लीजिए ये जो पूरक विधि होती है, हम कुछ तैयार करते हैं। मान लो हमने तैयारी किसी और की चीज़ की है, हमारा मन कुछ और करने का था लेकिन हमने कर कुछ और लिया। ठीक है, कि हमने तैयारी, मान लो शुरू से हमने टारगेट बनाया हम IAS PCS बनेंगे, लेकिन हम क्या है, हम जो है जाके हमने BTC कर ली, B.Ed कर लिया और हम टीचर बन गए। ठीक है, ऐसे क्या हुआ? ठीक है, तो किसी क्षेत्र में क्या होती है? हमें सफलता मिल जाती है और किसी क्षेत्र में क्या होती है? असफलता मिलती है। ये क्या होता है? प्रकृति के नियम के अनुसार जो हमें पहले से निर्धारित है हम वही तो बनेंगे। ठीक है, तो अतः जब वह एक क्षेत्र को असफल या स्वयं में कमी अनुभव करता है तो अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हम बनना तो IAS चाहते थे लेकिन हम क्या है, हमने टीचिंग की लाइन अपना ली, या मान लीजिए IAS और IPS ना बन के हम RO ARO में चले गए, तो इससे क्या है, हमने एक चीज़ को छोड़ के हमने दूसरी अपनी सफलता को प्राप्त कर लिया, ये अन्य क्षेत्र में प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से उनका तनाव जो है समाप्त हो जाता है। इससे क्या होगा, मान लो हमें टेंशन हो रही थी, अरे हम IAS नहीं बन पाए, अरे हम ये पेपर नहीं निकाल पाए, CGL नहीं निकाल पाए, लेकिन अगर हम कोई छोटा एग्ज़ाम निकाल लेते हैं या किसी और लाइन में किसी एग्ज़ाम को पार कर लेते हैं तो हमारा तनाव समाप्त हो जाता है कि चलो वो नहीं मिला, अगर वो हमें जॉब नहीं मिली, चलो दूसरी जॉब तो मिली है हमें, तो यहाँ पर हमारा तनाव क्या है, समाप्त हो जाता है। तो इस विधि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये क्षतिपूरक विधि होती है, इसमें प्रत्यक्ष विधि भी होगी और अप्रत्यक्ष विधि भी होगी। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्लस अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो इसमें ये दोनों विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम अपनी लास्ट विधि देखेंगे। इसके बाद जो हमारी लास्ट विधि है वो है आक्रामक विधि। क्या है? आक्रामक विधि। तो आक्रामक विधि से तात्पर्य क्या है, व्यक्ति द्वारा उत्पन्न विरोधात्मक व्यवहार से है। ठीक है, जब हम क्या है विरोधपूर्ण व्यवहार करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आक्रामक विधि कहते हैं। ठीक है, इसमें उसके द्वारा बाधा या रुकावट का आक्रामक व्यवहार के द्वारा सामना किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति का मानसिक तनाव क्या होता है, शिथिल होकर समाप्त हो जाता है। आक्रामक उपयोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष आक्रामकता वह है जिसमें व्यक्ति उसी व्यक्ति या वस्तु पर आक्रमण करता है जो उसके असंतोष का कारण होती है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष आक्रामकता क्या होती है, अप्रत्यक्ष आक्रामकता होती है वह
है जिसमें व्यक्ति असंतोषजनक परिस्थिति पर आक्रमण ना करके अन्य ढंग से आक्रामक व्यवहार करके मानसिक तनाव को क्या है दूर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आक्रामक विधि भी देख ली। तो यहाँ पर जो है हमने व्यक्तित्व के क्या है व्यक्तित्व के समायोजन की कैसे किया जाता है ये हमने देख लिया, उसकी विधियाँ भी देख ली। तो यहाँ पर हमारी क्लास क्या है कंप्लीट होती है और यहाँ पर हम अपनी क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो व्यक्तित्व वाला पर्सनैलिटी वाला टॉपिक था वो पूरा हो गया। इससे पहले की क्लास में हमने उसका अर्थ, उसकी विधियाँ, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके सिद्धांत जाने थे। ठीक है, और कैसे उसको मापन करते हैं ये जानने थे। अब यहाँ पर हमने समायोजन की विधि भी देख ली कि पर्सनैलिटी में हम कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप हमारी क्लासेस जो हैं टाइम से देख पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं आपके साथ हाजिर होंगी। ओके, धन्यवाद।